नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। भाई डिफरेंस, जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपको बीकॉम प्रोग्राम के अंदर सेमेस्टर 1 के अंदर ऑफर किया जाता है, इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है या एनसी वेब के स्टूडेंट है। तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपका ये सब्जेक्ट आपको देखने को मिलता है। और खास बात ये है कि तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपका न केवल सिलेबस सेम है बल्कि आपका एग्जामिनेशन जो पैटर्न है और पेपर पैटर्न भी सेम रहने वाला है। इसी कड़ी में इसी सब्जेक्ट के अंदर आज की वीडियो के अंदर हम लोग वन शॉट के अंदर आपकी यूनिट 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 2 का टाइटल रहने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, दो अलग-अलग चैप्टर है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको हम लोग डिटेल में जाकर के अंडरस्टैंड करेंगे। मैं डिटेल में नहीं कहूंगा, आप लोग ये मान के चले रिवीजन के प्रोस्पेक्टिव से वन शॉट के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं इस यूनिट को, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 20% कंट्रीब्यूट करने वाली है। माने आज की वीडियो से आपको डायरेक्ट आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब 18 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से एक एक चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लर्न करेंगे, मेमोराइज करेंगे और इन तमाम इंफॉर्मेशन का यूज आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आंसर लिखने में करेंगे। बहरहाल अब ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए चलिए लेक्चर के अंदर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली हमें कहां से शुरुआत करनी है। देखिए, यूनिट का टाइटल मैंने आपको बता दिया, ये भी बता दिया है, दो अलग-अलग चैप्टर का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा जिनको हमें पढ़ना है। अब हम लेक्चर को शुरू करें उससे पहले कुछ बातें हैं जो आप लोगों को जान लेना जरूरी है। सबसे पहले तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग ये जान लीजिए कि यहाँ पे इस यूनिट का सिलेबस क्या रहने वाला है। इस यूनिट के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ना है। बिजनेस एनवायरनमेंट के मीनिंग को आपको अंडरस्टैंड करना है। एक बार बिजनेस एनवायरनमेंट आपने अंडरस्टैंड कर लिया, फिर हम देखेंगे अलग अलग लेयर्स होते हैं, यानी कि आप बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 लेयर पर डील करते हैं। चारों लेयर्स को हमें अंडरस्टैंड करना है। यानी कि पहले आपको मीनिंग को पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है लेयर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जहां पे आप लोग माइक्रो की बात करेंगे, मीसो की बात करेंगे, मैक्रो की बात करेंगे और इंटरनेशनल। ये 4 लेयर रहने वाली है। ये टॉपिक जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग बिजनेस एथिक्स एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने वाले हैं। और फिर इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर शुरू होगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स रेलिवेंस, जहां पर आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एंड द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है एज ए प्रोसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द प्रॉब्लम, जहां पे आप लोग पढ़ेंगे माइक्रो स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसको आप लोग एमएसएमई कहते हैं। और हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग टू द एमएसएमई। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका थोड़ा सा सिलेबस रहने वाला है। किससे रिलेटेड रहेगा? ये आपकी एंटायर यूनिट 2 से रिलेटेड रहेगा और आपका वन शॉट स्कोर मैक्स सीरीज के अकॉर्डिंग ये वीडियो है। तो हम लोग फटाफट से एक रिवीजन करके चलेंगे ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक है, किस तरीके से उनको आपको डील करना है। ठीक है, अगर आप लोग वेटेज की बात करते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, ये देखिए आपका यूनिट 2 का वेटेज है बिजनेस एनवायरनमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की आप लोग बात करते हैं 20% कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये परसेंटेज है, ठीक है, जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर करीब आपको 18 मार्क्स दिला सकती है। इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने एक बार टैली कर लिया होगा क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, और आप लोग एक बार मैच कर लीजिए। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा किसी और यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका सेम सिलेबस है तो आज की वीडियो को आप लोग भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं ये जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है इसका क्या मतलब होता है। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब आप लोग कह सकते हैं वैसे तो पर्यावरण, वातावरण होता है। देखिए, कोई भी बिजनेस रन करता है ना तो उसको दो तरीके के फोर्सेस अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। एक कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो इंटरनल होते हैं, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो एक्सटर्नल होते हैं। माने जब आप इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करते हैं और दोनों को सम अप कर दे, वो ऐसे फोर्सेस जो आपके बिजनेस की एक्टिविटी को, डिसीजन मेकिंग को, इनकी जो भी बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन है उन सबको इंपैक्ट करे, तो वो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे दो बातें आती हैं। एक तो आप
आपका इंटरनल आपका इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनल फोर्सेज हो गए हैं, एक आपका एक्सटर्नल फोर्सेज हो गया है। इंटरनल फोर्सेज वो फोर्सेज होते हैं जो कंट्रोलेबल होते हैं, जिनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, और जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है वो क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, उनको हम लोग एक्सटर्नल कहते हैं। क्लियर है? शॉर्ट में आप लोग क्या समझेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब आपको सम लेके चलना है ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस का, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। क्लियर? ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन रहेगी। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर करता है, किसको रेफर करता है, टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल। देखिए पहला फैक्टर क्या आ गया, एक्सटर्नल, और दूसरा क्या आ गया आपका इंटरनल फोर्सेस। समझ में आया? इंटरनल फोर्सेस वो फोर्सेस है जिनके ऊपर कंट्रोल होता है बिजनेस का, जिनको कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल फोर्सेस अनकंट्रोलेबल होते हैं, ठीक है ना। दैट अफेक्ट, देखिए यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस के डिसीजन को, परफॉर्मेंस को एंड द ग्रोथ को। तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? जहां पे बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन अफेक्ट होते हैं, जहां पे बिजनेस से रिलेटेड परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है, जहां पे बिजनेस की ग्रोथ अफेक्ट होती है, जिन इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, उन सब का टोटलिटी क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। इस बात को आपको अच्छे से गांठ बांध लेना है और अपने जहन में, अपने दिमाग में बैठा लेना है। समझ में आई इतनी बात? अब अगर आप लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं, अगर आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आप लोग इकोनॉमिक को भी इंक्लूड करके चलते हैं, सोशल को भी इंक्लूड करके चलते हैं, पॉलिटिकल को भी इंक्लूड करके चलते हैं, एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करके चलते हैं। साथ साथ हम लोग ग्लोबल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करके चलते हैं, जो कहीं ना कहीं अनकंट्रोलेबल होते हैं बाय द बिजनेस। क्लियर है? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि वो सारे फोर्सेस जो कहीं ना कहीं बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, उनकी टोटलिटी, चाहे वो आपका एक्सटर्नल फोर्सेज हो, चाहे वो आपका इंटरनल फोर्सेज हो, दोनों की टोटलिटी क्या कहलाएगी, बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाएगी। अब यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर, सोशल फैक्टर और आपका पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और ग्लोबल फैक्टर्स भी इंक्लूड किए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है, इन्वायरमेंट जो आपका है, बिजनेस इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अपने आप में बिजनेस इन्वायरमेंट ही एक ऐसा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है अपॉर्चुनिटीज को। समझ में आया? यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को, थ्रेट्स क्या रहने वाले हैं बिजनेस के लिए, उसके बाद कंस्ट्रेंट क्या रहने वाले हैं, एंड द प्रेशर ऑन द बिजनेस। एग्जैक्टली बिजनेस के ऊपर प्रेशर क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट क्या है, थ्रेट्स क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है, इन सब को आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है, कहीं ना कहीं आपका बिजनेस इन्वायरमेंट हेल्प करता है। उम्मीद करता हूं एक क्लैरिटी आपको मिला होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा कि एग्जैक्टली बिजनेस इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। एक बार बिजनेस इन्वायरमेंट अगर आपने समझ लिया ना, तो अब हम बात करने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, ये आपके इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर हो गए हैं। अब इंटरनल मतलब जो कंट्रोलेबल है बाय द बिजनेस, और एक्सटर्नल मतलब जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब एक एग्जांपल और दे देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी हो। इंटरनल का मतलब जैसे आपके बिजनेस का गुड्स एंड सर्विसेज है, उनको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इंप्लॉय को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया या कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी आ गई, उसको तो आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हो ना, आपको खुद को उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग ढालना होगा। समझ में आया? तो दोनों ही किस कैटेगरी में आएंगे, आपके बिजनेस के इन्वायरमेंट की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर? तो यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, लेयर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसके ऊपर मैंने अभी अभी आपसे चर्चा की थी कि माय डियर फ्रेंड, जब भी आप लोग लेयर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें ना, तो आपको गांठ बांध के ये देख लेना है, जब भी आप लोग लेयर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को स्टडी करेंगे तो अलग अलग 4 लेवल पे आपको बिजनेस इन्वायरमेंट देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? कितने लेवल पे होते हैं? 4, जिनमें सबसे पहला कौन सा है, माइक्रो है, एक आपका माइक्रो है, एक मैक्रो है, एक मीसो है, एक इंटरनेशनल है। ये 4 लेवल पे बिजनेस होता है। अब आपको करना क्या है, आपको समझना है ये जो अलग अलग लेवल हैं इन्वायरमेंट के, इनका क्या मीनिंग होता है, इनके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती है। तो अगर आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आ जाए तो किस तरीके से आपको लिख के आना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, सबसे पहला टाइप कौन सा है, सबसे पहला लेवल कौन सा है, आपका माइक्रो है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, इमीडिएट इन्वायरमेंट के नाम से जाना जाता है। समझ में
में आया। अब आपको दिमाग लगाना है ऐसे फैक्टर्स जिनका इफेक्ट, जिनका रिजल्ट, जिनका प्रभाव, जिनका इन्फ्लुएंस इमीडिएट होता है। समझ में आया ना? क्या होता है जिनका प्रभाव इमीडिएट होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो माइक्रो या इमीडिएट इन्वायरमेंट कहलाते हैं। और यही कहीं ना कहीं आपको डेफिनेशन भी दिखेगी, दीज फैक्टर्स हैव अ डायरेक्ट एंड द इमीडिएट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। समझ में आया? ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जिन फैक्टर्स का जो इंपैक्ट है वो डायरेक्ट होता है और इमीडिएट होता है। समझ में आया? सीधा प्रभाव बिजनेस के ऊपर पड़ता है और इमीडिएट तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इसको हम लोगों ने माइक्रो की कैटेगरी में रखा है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो भी आपके फैक्टर डायरेक्टली और इमीडिएटली आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? माइक्रो वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ में आया? ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब आपको समझना क्या है सर? आपको ये समझना है इसके कंपोनेंट्स क्या है। कंपोनेंट माने आप ऐसे फैक्टर के एग्जांपल दीजिए, क्या किन किन फैक्टर से मिलकर बना है। जैसे अगर आप लोग सबसे पहले बात करते हैं आपके कस्टमर लोगों की, जो भी आपके ग्राहक है। समझ में आया? द टारगेट मार्केट दैट बाय द गुड्स एंड सर्विस, उसको क्या कहते हैं आप लोग? कस्टमर कहते हो। ठीक है। अब कस्टमर का इफेक्ट डायरेक्टली और इमीडिएटली आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। अगर आपके कस्टमर ने आपसे सामान लेना बंद कर दिया तो इसका प्रभाव तत्काल होगा और इमीडिएट होगा और डायरेक्टली आपके बिजनेस के ऊपर होगा। समझ में आया ना? तो पहला कंपोनेंट क्या है आपका? जो कस्टमर है। कस्टमर का मतलब द टारगेट मार्केट दैट बाय द गुड्स एंड सर्विस। ठीक है ना? जो आपके गुड्स या गुड्स को बाय करते हैं या सर्विस को रेंडर करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? कस्टमर कहलाते हैं। दूसरा क्या है? सप्लायर्स होते हैं। सप्लायर कौन होते हैं? वो एग्जैक्टली लोग जो आपको रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं आपके बिजनेस के लिए प्रोवाइड करते हैं, उनको क्या कहते हो आप लोग? सप्लायर कहते हो। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हो? प्रोवाइड रॉ मटेरियल, लेबर एंड द टेक्नोलॉजी। समझ में आया? तीन चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की है। यहाँ पे सप्लायर या तो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा, या तो आपको लेबर प्रोवाइड करेगा, या तो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? लेबर, टेक्नोलॉजी या फिर आप लोग कह देंगे रॉ मटेरियल, वो क्या होगा? सप्लायर होगा। और सप्लायर कौन सा कंपोनेंट है माय डियर फ्रेंड्स? कौन सा फैक्टर के अंदर आता है? माइक्रो या इमीडिएट इन्वायरमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। उसके बाद कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर वो फर्म्स होती हैं जो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करती हैं आप ही की तरह। समझ में है ना? लेटर से कि मैं भी ग्रेजुएशन के लिए अलग अलग क्लासेस ऑफर करता हूँ, अलग अलग कोर्सेज ऑफर करता हूँ यूट्यूब के अलावा, जैसे ऑफलाइन में हमारा सेंटर है। और उसके कंपिटिटर, इसका कंपिटिटर का मतलब अलग अलग आपके पास फर्म देखने को मिलेंगी जो सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अलग अलग टीचर्स के साथ पढ़ाते हैं, तो वो हमारे कंपटीटर है, मैं उनका कंपटीटर हूं। तो कंपटीटर का मतलब क्या होता है? ऐसी फर्म जो सिमिलर प्रोडक्ट ऑफर करती है, वो क्या होती है आपकी? वो आपकी कंपटीटर होती है। और ये किसका कंपोनेंट है? ये माइक्रो का कंपोनेंट है। आगे देखिएगा इंटरमीडिएटर। इंटरमीडिएटर मतलब जो भी एजेंट्स हो गए, जो भी डीलर्स हो गए, जो भी होलसेलर हो गए, जो भी रिटेलर हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये इंटरमीडिएटर्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। और ये भी आपका माइक्रो का कंपोनेंट रहने वाला है। इसके अलावा देखिए इंप्लॉयज एंड द ट्रेड यूनियन। आप सभी जानते हैं आपके जो इंप्लॉयज और जो भी ट्रेड यूनियन है, इनका क्या मतलब होता है? इन्फ्लुएंस प्रोडक्टिविटी एंड द इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इनका काम क्या होता है? इंप्लॉयज और ट्रेड यूनियन का, ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं और आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस को क्या करते हैं? कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तमाम कंपोनेंट है। किसके कंपोनेंट है ये माय डियर फ्रेंड्स? आपके माइक्रो या इमीडिएट इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। अच्छे से आपको एग्जाम के अंदर इसके बारे में लिख के आना है। अगर आप लोग नेचर की बात करते हैं, माने इनका नेचर कैसा रहता है, किन की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स? माइक्रो, इंटरमीडिएट, जो आपको सॉरी इमीडिएट इन्वायरमेंट की बात हो रही है। तो ये जो आपके कंपोनेंट है ना, ये कंट्रोलेबल है। यानी कि कंट्रोलेबल का माने आप लोग कह सकते हैं सर ये आपके इंटरनल फैक्टर्स में आते हैं। ठीक है ना? इंटरनल फोर्सेस के अंदर आते हैं। कुछ एक सीमा है, लेकिन इनको क्या किया जा सकता है? कंट्रोलेबल टू सम एक्सटेंट। इनको एक पर्टिकुलर लिमिट तक क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। इनका जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो इमीडिएट होता है। और ये जो सारी चीजें है ना, ये फर्म टू फर्म वेरी करती है, यानी कि फर्म स्पेसिफिक होता है। समझ में आया? तो बहुत बुनियादी तौर पे हमने छोटी छोटी चीजों को अंडरस्टैंड किया है। हमने देखा सर बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 लेयर्स होते हैं, जहां पे सबसे पहला लेयर क्या है? माइक्रो लेयर है, या जिसको आप लोग इमीडिएट इन्वायरमेंट बोलते हो, माइक्रो इन्वायरमेंट बोलते हो। एक ऐसा फैक्टर जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इमीडिएटली इंपैक्ट करता है, उनको क्या कहते हो आप लोग? उसको माइक्रो या इमीडिएट इन्वायरमेंट कहते हो। यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं, चाहे सप्लायर की बात कर लीजिए, इंटरमीडिएटर की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग कंपटीटर की बात कर लीजिए,
लीजिए, इंप्लॉइज और ट्रेड यूनियन की बात कर लीजिए, या आपके कस्टमर की बात कर लीजिए, सब किसके कंपोनेंट हैं? ये आपके माइक्रो या इमीडिएट इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। इसके बाद हमने देखा नेचर के अंदर ये कंट्रोलेबल है कुछ एक्सटेंट तक, इसके बाद इसका इमीडिएट इंपैक्ट होता है, और ये सारी चीजें ये जो है ना ये फर्म स्पेसिफिक होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, फर्म टू फर्म, बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकता है। इस बात को आपको अपने ख्याल में रखना, ठीक है। तो ये पहला लेयर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा लेयर क्या है, ध्यान से देखो माय डियर फ्रेंड, दूसरा है मीसो, जिसको आप लोग इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट कहते हो, क्लियर है? यानी कि आप लोग क्या कहोगे, मीसो या इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या है, ये वो फैक्टर हैं या ये इंक्लूड करके चलते हैं इंडस्ट्री लेवल एंड द रीजनल लेवल फैक्टर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मीसो या इंटरमीडिएट इन्वायरमेंट के अंदर हम लोग इंडस्ट्री लेवल की बात करते हैं, यानी हम लोग किस किस को इंक्लूड करके चलते हैं, हम लोग यहाँ पे दो चीजों को इंक्लूड करके चलते हैं। एक तो हम लोग इंडस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, इंडस्ट्री लेवल की बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा माय डियर फ्रेंड्स, दूसरा फैक्टर आपका क्या रहेगा, जिसको आप लोग रीजनल की बात करेंगे, ठीक है। तो दोनों ही आ जाएंगे, आपके रीजनल लेवल भी आ जाएगा और आपका इंडस्ट्री लेवल भी आ जाएगा, क्लियर है? इसको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इट इंक्लूड्स इंडस्ट्री लेवल एंड द रीजनल लेवल फैक्टर अफेक्टिंग ऑल फर्म्स। ये क्या करता है, किसको अफेक्ट करता है, ऑल फर्म्स को अफेक्ट करता है विद इन द इंडस्ट्री, जो भी उसके पास इंडस्ट्री है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इंक्लूड करके चलेंगे इंडस्ट्री लेवल और रीजनल लेवल फैक्टर्स को, जो ऑफर करते हैं, जो अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं सभी फर्म को। जैसे कंपोनेंट अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको बेटर क्लैरिटी होगा। अगर आप लोग कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट के अंदर हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, इंडस्ट्री नॉर्म्स की बात करते हैं एंड स्टैंडर्ड की बात करते हैं। देखिए इंडस्ट्री नॉर्म एंड स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इंडस्ट्री लेवल और रीजनल लेवल दोनों को इंपैक्ट करता है। जैसे अगर आप लोग ट्रेड एसोसिएशंस की बात करते हैं, ये तमाम ट्रेड एसोसिएशन है। जैसे अगर आप लोग क्लस्टर नेटवर्क की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग लोकल मार्केट एंड रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, या जो आपके इंडस्ट्री रेगुलेशन है उनकी बात करते हैं, ये तमाम कंपोनेंट किसके अंदर आते हैं, इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक तो बात हुई ये, और अगर आप लोग एग्जांपल याद करना चाहते हैं तो आप लोग सीडीएससीओ की आप बात कर सकते हैं, यानी कि ये आपका फार्मा इंडस्ट्रियल नॉर्म इशूड बाय सीडीएससीओ के द्वारा होता है। यानी कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो भी नॉर्म है उनको इशू करने का काम ये आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन करता है। रीजनल इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात करें तो नोएडा इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर की आप लोग बात कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जो आपको लिख के आने हैं, इतना डिटेल में जाना नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है भी नहीं, वैसे भी थ्योरेटिकल है, तो आपको मोटा मोटा एक बार पकड़ना है, कुछ कीवर्ड्स को पकड़ना है और एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से आपको लिख के आना है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये दूसरा आपका क्या रहने वाला है, आपका लेवल रहने वाला है। बात करते हैं, आगे चलते हैं, मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करें तो मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, मैक्रो इन्वायरमेंट इंक्लूड करके चलता है ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस। ध्यान रखिएगा यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ फोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, ब्रॉड एक्सटर्नल फोर्सेस की हम लोग बात करते हैं जो अफेक्ट करते हैं ऑल बिजनेसेस इन द कंट्री। ध्यान रखिएगा यहाँ पे अफेक्ट किसके ऊपर होगा, कंट्री के अंदर जो भी बिजनेसेस है ना वो सारे अफेक्ट होंगे। याद रखिएगा जो भी कंट्री के अंदर बिजनेस चल रहे हैं ना वो सारे अफेक्ट होंगे। जैसे अगर आप लोग कंपोनेंट की बात करते हैं तो पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कैसे याद करना होता है आपको माय डियर फ्रेंड्स, एक टेक्निक से आप लोग याद कर सकते हैं, पेस्टल। क्या कर सकते हैं, पेस्टल। P स्टैंड फॉर द पॉलिटिकल, E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड फॉर सोशल और T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, L स्टैंड फॉर लीगल और ई स्टैंड फॉर जो आप क्या कह सकते हो इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल, ठीक है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स ये 6 क्या हो गए हैं आपके एक तरीके से कंपोनेंट्स हो गए हैं मैक्रो इन्वायरमेंट के, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेज है, बाह्य फोर्सेज है जो कहीं ना कहीं पूरी कंट्री के जो बिजनेसेस हैं उनको क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। जैसे अगर आप लोग पॉलिटिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी, पॉलिसीज और गवर्नेंस आ जाता है इसके अंदर। इकोनॉमी के अंदर जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और आपका इनकम लेवल आ जाता है। सोशल के अंदर आप लोग क्या कहेंगे, डेमोग्राफिक, कल्चरल और आपका एजुकेशन आ जाता है। टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोग इनोवेशन की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं और डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। लीगल के अंदर लॉ आ गया, रेगुलेशन आ गया, लेबर लॉ आ गया। ऐसे अगर आप लोग इकोलॉजिकल की बात करते हैं तो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, क्लाइमेट की बात करते हैं, पोल्यूशन नॉर्म्स की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं अकेले बिजनेस, किसी एक इंडिविजुअल बिजनेस को इंपैक्ट नहीं करते, विद इन द कंट्री सभी बिजनेसेस को क्या करते हैं
इंपैक्ट करते हैं। और अगर आप लोग इनके नेचर की बात करते हैं ना, तो ये अनकंट्रोलेबल है, इनका इंपैक्ट लंबे समय तक रहता है और ये क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके स्ट्रेटेजिक डिसीजन को भी इंपैक्ट करता है, क्योंकि इनका इंपैक्ट कैसा है, लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहीं ना कहीं इंपैक्ट होएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैक्रो इन्वायरमेंट आपको समझ में आया। मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर वो सारे फैक्टर हैं जो आपकी पूरी कंट्री को, यानी कि जो एक देश के अंदर जो भी बिजनेसेस चल रहे हैं सबको इंपैक्ट करता है। ये फैक्टर आप लोग पेस्टल टेक्निक से या निमोनिक से याद कर सकते हैं। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल और इन्वायरमेंटल या फिर इकोलॉजिकल आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इसके नेचर को भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स थोड़ा सा आगे, इंटरनेशनल या फिर आप लोग क्या कहेंगे, ग्लोबल। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दो चीजें लिखी हुई है, इंटरनेशनल और ग्लोबल। इसके अंदर असल में क्या होगा, ये थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ये फोर्सेज अराइजिंग फ्रॉम द ग्लोबल बिजनेस रिलेशनशिप होता क्या है, अलग अलग कंट्री के, अलग अलग कंट्रीज के साथ ग्लोबल बिजनेस रिलेशनशिप होते हैं, जिनकी वजह से कुछ फोर्सेज एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं। उनको किस कैटेगरी में रखा जाता है माय डियर फ्रेंड्स, उनको इस कैटेगरी में रखा जाता है इंटरनेशनल या ग्लोबल इन्वायरमेंट। वो सारे फोर्सेज जो कहीं ना कहीं आपके इंटरनेशनल या ग्लोबल बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से अराइज होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, इंटरनेशनल या ग्लोबल इन्वायरमेंट कहलाते हैं। अगर बात आप लोग कंपोनेंट की करते हैं, जैसे कुछ कंपोनेंट हम लोग लेके चलते हैं ताकि क्लैरिटी हो, जैसे आपका ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज है, डब्ल्यूटीओ है, उसकी अपनी शर्त होती है, अपनी कंडीशन होती है। डब्ल्यूटीओ एग्जिस्टेंस में क्यों आया, बाय डिफरेंस इसका सीधा सीधा कारण यह है कि क्योंकि हमने ग्लोबल बिजनेस जो आपका रिलेशनशिप बनाए, हमने हमारी कंट्री के बाहर बिजनेस को एक्सपेंड किया और हमें बाहर बिजनेस को एक्सपेंड करना है, तो हमें इस ये फोर्स एग्जिस्टेंस में ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। इसकी बात माननी पड़ेगी, दैट इज अ ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोग एफडीआई की बात करते हैं, एंड फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन की बात कर लीजिए, आप लोग ग्लोबल टेक्नोलॉजीज की बात कर लीजिए, आप लोग इंटरनेशनल कंपटीशन की बात कर लीजिए, आप लोग क्रॉस बॉर्डर मर्जर की बात कर लीजिए, आप लोग इंटरनेशनल कल्चर एंड द पॉलिटिकल ट्रेंड की बात कर लीजिए। समझ में आया। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल ग्लोबल इन्वायरमेंट वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। एग्जांपल की अगर आप लोग बात करते हैं, रेज ऑफ द ई कॉमर्स, ग्लोबल सप्लाई चेन एंड द ग्लोबल रेसेशन, ये कुछ एग्जांपल हैं जिनको आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चार तरीके के माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने चार लेयर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़े हैं, जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा है माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोगों ने माइक्रो पढ़ा। माइक्रो का मतलब इमीडिएट इफेक्ट होता है, उसके बाद आपका एक मैक्रो आ गया था, ठीक है, उसके बाद आपका एक मीसो आ गया था, ठीक है, और लास्ट एंड फाइनल क्या है आपका चौथा, जिसको आप लोग क्या कहते हो, ग्लोबल। क्या कहते हो माय डियर फ्रेंड्स, आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। कई बार यहाँ से सवाल आ जाता है, तो आपको एग्जाम के अंदर अच्छे से लिख के आना। समझने वाली कोई बात है नहीं इतना कुछ कि भाई हमें थोड़ा डिटेल में जाकर, डिटेल लेक्चर तो है नहीं, रिवीजन लेक्चर है, वन शॉट लेक्चर है, तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैंने बता दिया ये चीजें आपको लिखनी है, आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर कुछ इस तरीके से ही लिख के आना है। कुछ पॉइंट्स आप लोग एड ऑन कर सकते हैं अपने खुद के बिहा पे, खुद की तालीम के बिहा पे, खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद की नॉलेज के बिहा पे। इट इज डिपेंडिंग कंप्लीटली अप टू यू कि किस तरीके से आप लोग इस चीज को लेके चलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहां तक हम लोगों ने क्या सीखा, यहां तक हम लोगों ने सीखा बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस लेयर्स कितने तरीके की होती हैं, उन लेयर्स का मतलब क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या है, नेचर क्या है, और जहां पे एग्जांपल की जरूरत थी हमने उन एग्जांपल्स को भी अंडरस्टैंड कर लिया। समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे और एक इंटरेस्टिंग या सिंपल से टॉपिक के ऊपर और चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस एथिक्स एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखिएगा, दो अलग अलग शब्द आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, बिजनेस एथिक्स दिख रहा है। बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है, नीति, नियम, सिद्धांत के साथ काम करना, यानी कि आप लोग कह सकते हैं एथिक्स, नॉर्म्स एंड डिसिप्लिन के साथ काम करना। समझ में आया। कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक दायरे में रह करके की जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, बिजनेस एथिक्स बोलते हैं। तो कोई भी बिजनेस जब आप लोग रन करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ एथिक्स के ऊपर, कुछ ना कुछ नीति, नियम, सिद्धांत के ऊपर चलता है, ठीक है ना। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन क्या हो सकती है, बिजनेस एथिक्स रेफर करते हैं मोरल प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज को एंड स्टैंडर्ड्स को जो गाइड करते हैं बिहेवियर इन द बिजनेस वर्ल्ड। क्लियर है। आपके बिजनेस वर्ल्ड के अंदर आपका बिहेवियर किस तरीके का होगा, उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो याद रखिएगा, आपका बिजनेस एथिक्स की अगर आप लोग बात करते हैं, मैं बिजनेस एथिक्स की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा। तो बिजनेस एथिक्स के अंदर आपकी क्या क्या आ जाती हैं, आपके मोरल वैल्यूज आ जाते हैं, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। बिजनेस एथिक्स के अंदर आपका मोरल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, जिनको सिद्धांत कहते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके मोरल
प्रिंसिपल्स आ जाते हैं, साथ में माय डियर फ्रेंड्स तीसरी चीज आपको क्या कहोगे आप लोग, स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है, ये क्या आ गए आपके स्टैंडर्ड्स आ गए हैं। ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं मिल करके आपके बिजनेस के बिहेवियर को गाइड करती है। क्या करती है, आपके बिजनेस के बिहेवियर को गाइड करती है, किसके अंदर, बिजनेस वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये बिजनेस एथिक्स कहलाते हैं। अब बिजनेस एथिक्स की कुछ फीचर्स हैं। वैसे आपको थोड़ा ये भी ध्यान रखना है बिजनेस एथिक्स होने जरूरी क्यों है, ताकि आपके बिजनेस के अंदर फेयरनेस इंश्योर रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑनेस्टी रहे, रिस्पेक्ट फॉर द स्टेक होल्डर रहे। समझ में आया, यानी कि कुछ कुछ फैक्टर, फेयरनेस की बात की है, ट्रांसपेरेंसी की बात की है, ऑनेस्टी की बात की है, रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर्स की बात की है। ये सारी चीजें क्यों होंगी, जब आपके बिजनेस के अंदर बिजनेस एथिक्स होंगे। समझ में आया, तो आप लोग इनको जरूर कंसिडरेशन में रखिएगा। अगर आप लोग फीचर्स की बात करते हैं, यानी अगर आप लोग बिजनेस एथिक्स के फीचर्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स अपने आप में एथिकल बिहेवियर इसका एक पहला फीचर रहने वाला है। ये मोरल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है या डिपेंडेंट होता है, बेस्ड होता है। स्टेक होल्डर को प्रोटेक्ट करता है, उनके रिस्पेक्ट को मेंटेन करे रखता है, इंप्रूव करता है कॉर्पोरेट रेपुटेशन। ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट रेपुटेशन को इंप्रूव करने के लिए हमारे पास, हमारे यहाँ किसका हाथ होता है, बिजनेस एथिक्स का हाथ होता है। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस करना चाहते हैं ना, तो वहां पे लॉन्ग टर्म सक्सेस को भी एंश्योर कौन करता है, बिजनेस एथिक्स करते हैं। बिना बिजनेस एथिक्स के लंबी सक्सेस कर पाना माय डियर फ्रेंड्स करीब करीब इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सी बात थी, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एथिक्स। अभी इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये मैंने अभी अभी बताई, आपकी ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, ऑनेस्टी को मेंटेन करना, ये इसका एक इंपॉर्टेंस है। या आप लोग कह सकते हैं, अगर आप लोग बिल्ड करना चाहते हैं ट्रस्ट विद द कस्टमर, तो इसमें कौन हेल्प करेगा, बिजनेस एथिक्स हेल्प करेंगे। इनहांस करते हैं ब्रांड इमेज को, लीड करते हैं इंप्लॉइज के सेटिस्फेक्शन को, रिड्यूस करते हैं लीगल प्रॉब्लम्स को, एंड प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को। समझ में आया, तो माय डियर फ्रेंड्स ये कुछ कुछ बेसिक पॉइंट है जो आप लोग समझ गए होंगे। अगर इस तरीके का सवाल एग्जाम के अंदर आता है तो आपको इस तरीके से आंसर करना है। समझ में आया, तो अगर आप लोग बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, तो आपके बिजनेस, विद इन द बिजनेस आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, फेयरनेस को इंश्योर करते हैं, स्टेक होल्डर की रिस्पेक्ट को मेंटेन किया जाता है। उसके बाद कस्टमर के साथ अगर आप लोग ट्रस्ट बिल्ड करना चाहते हैं, ब्रांड की इमेज बनाना चाहते हैं, एम्प्लॉयज के सेटिस्फेक्शन के लिए बिजनेस एथिक्स होने जरूरी है, लीगल प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए बिजनेस एथिक्स होना जरूरी है, और प्रमोट करते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। समझ में आया, तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी, बिजनेस एथिक्स का आपको मीनिंग समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, बिजनेस एथिक्स के अंदर हमने सबसे पहले क्या बात की, मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स बात की, फिर हमने कहा इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एथिक्स। अब एक टॉपिक है जिसको आपको समझना है, जो आपका सेकंड टॉपिक था, मीनिंग ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए कोई भी बिजनेस चलता है ना, तो उसके कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं। समझ में आया, उनके क्या होते हैं, कुछ सामाजिक दायित्व होते हैं, जिनको आप लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से जानते हो। यानी आप लोग ये कह सकते हो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी वेलफेयर के अंदर, अलोंग विद द अर्निंग प्रॉफिट। यानी कि ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक बात आपको समझा रहा हूं, अगर आप लोग समझ गए ना, तो आप लोग बहुत आराम से एग्जाम के अंदर इसको लिख के आ सकते हैं। अगर आप लोग किसी भी बिजनेस की बात करते हैं ना, तो कोई भी बिजनेस आप लोग पकड़ लीजिए, उस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे क्या होते हैं आपके ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन एक तरीके से कर्ज मान सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्लिगेशंस टू कंट्रीब्यूट, ध्यान रखिएगा किसकी बात हो रही है, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट, किसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है, ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी वेलफेयर। ठीक है ना, आपको किसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है, सोसाइटीज वेलफेयर के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना। ठीक है, अलोंग विद, याद रखिएगा, अलोंग विद किसके, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, अलोंग विद अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना, आपको प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आपका बिजनेस है और बिजनेस का मेन मोटिव ही कहीं ना कहीं क्या होता है, आपका प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो आपको प्रॉफिट अर्निंग के साथ माय डियर फ्रेंड्स क्या करना है, आपकी सोसाइटी वेलफेयर के अंदर भी कंट्रीब्यूशन करना है। और अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स ये बिजनेस के लिए क्या बन गया, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या बन गया है, आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छे से एग्जाम के अंदर लिख के आना। कई बार यहाँ से पेपर क्वेश्चन आया हुआ है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को एक्सप्लेन करो, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर करता है ऐसी ऑब्लिगेशन को किसी भी बिजनेस की जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसके अंदर, सोसाइटी वेलफेयर के अंदर, अलोंग विद द अर्निंग प्रॉफिट। किसको
किसके साथ, अर्निंग प्रॉफिट के साथ, ठीक है ना। स्टेक होल्डर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, अगर आप लोग सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, कस्टमर की बात कर लीजिए, एम्प्लॉयज की बात कर लीजिए, शेयर होल्डर की बात कर लीजिए, सरकार, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, ये सभी चीजें स्टेक होल्डर इंक्लूड करके चलता है, ठीक है। समझ में आया। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सामाजिक दायित्व, तो आप लोग समझ सकते हैं सोसाइटी वेलफेयर के अंदर कुछ बेहतर करना, कुछ कंट्रीब्यूट करना, ये बिजनेस का भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो एक बहुत बेसिक बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको जरूर समझना है किस किस एरिया के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, अब किसी भी बिजनेस की है ना, कस्टमर के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कस्टमर को एक बढ़िया क्वालिटी का सही प्राइसिंग के साथ क्या ऑफर करे, आपका प्रोडक्ट ऑफर करे। तो यानी कि सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसके कस्टमर के लिए हो गई है। दूसरी क्या है, उसके एम्प्लॉयज के लिए, उसके एम्प्लॉयज के लिए क्या है कि भाई वो एम्प्लॉयज को एक सही वेज प्रोवाइड करे, सही रेमुनेशन, सही सैलरी, सही कमीशन, सही बोनस प्रोवाइड करे, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करे और वेलफेयर प्रोवाइड करे। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, फेयर वेजेस, सेफ्टी एंड वेलफेयर, ठीक है ना। ये टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज इसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। शेयर होल्डर को उनका रेगुलर रिटर्न मिले और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अगर आप लोग गवर्नमेंट, सोसाइटी की, गवर्नमेंट की बात करते हैं तो वो बिजनेस को टैक्स पे करता रहे और ओबे करे नियम को, नीति नियम सिद्धांत को। कम्युनिटी के टुवर्ड्स सीएसआर एक्टिविटी हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारे एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं। टुवर्ड्स एनवायरमेंट की बात करते हैं, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल रहे और सस्टेनेबिलिटी रहे, यानी कि अलग अलग एरिया है। एक बिजनेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोसाइटी के लिए भी होती है, कम्युनिटी के लिए भी होती है, गवर्नमेंट के लिए भी होती है, एम्प्लॉयज के लिए भी होती है और उसके कस्टमर के लिए भी होती है, ठीक है। यही बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब थोड़ा आगे चलोगे तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। यहां तक आई होप कि आपको एक क्लैरिटी मिला होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मीनिंग एंड लेयर ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ लिया, जहां पर हमने माइक्रो या इमीडिएट को पढ़ा, मीसो या इंटरमीडिएट को पढ़ा, मैक्रो एंड इंटरनेशनल को पढ़ा। इसके बाद हमने देखा बिजनेस एथिक्स एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। यानी कि एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो मैंने पढ़ाया है इतना ही आएगा, इससे बाहर आपको एग्जामिनेशन के अंदर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बस शर्त यह है आपने अच्छे से इस लेक्चर को सुना, एक रिवीजन कर लीजिए। बाकी थोड़ा बहुत आप लोग इधर उधर से कोई किताब वगैरह से पढ़ सकते हैं या 10 ईयर वगैरह लगा सकते हैं, तो वो भी आप लोग लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। देखिए अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ है। आप सभी सामने देख पा रहे होंगे। अभी हमें अंडरस्टैंड क्या करना माय डियर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योरशिप को अंडरस्टैंड करना है। यानी कि हमें देखना है एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और इसकी रेलिवेंस क्या है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में बिजनेस से थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी होता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को, यानी कि आपको क्या करना है, किसी भी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, जितने भी रिसोर्सेज उसके अंदर लगने वाले हैं उनको मोबिलाइज करना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया अपॉर्चुनिटी को, उसके बाद मोबिलाइज करना पड़ेगा रिसोर्सेज को और तमाम चीजों को यूज करके आपको एक वैल्यू को क्रिएट करना होगा। उसके बाद आपको रिस्क लेके और आपको एक वेंचर स्टार्ट करना होगा। ये सारा कार्यक्रम जो भी करता है, ये काम करने का पोटेंशियल जिस बंदे के पास होता है वो होता है एंटरप्रेन्योर, एंड इस पूरे प्रोसेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, हर बार रिपीट होता है, एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सप्लेन करें। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में क्या होता है, प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, जहां पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एन अपॉर्चुनिटी। याद रखिएगा क्या आइडेंटिफाई करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। एक बार अगर आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनको हमें मोबिलाइज करना होगा। यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग समझिएगा, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज। उसके बाद आपको वैल्यू को क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, क्रिएटिंग वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, कोई भी वैल्यू क्रिएट किया, लास्ट में जाकर के हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग रिस्क एंड स्टार्ट ए वेंचर, ठीक है ना। टेकिंग आपने क्या किया है, एक रिस्क किया है, एंड आपने कोई भी धंधा स्टार्ट किया है, ठीक है ना, स्टार्ट
ए वेंचर। इसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, इसको आप लोग बोलते हो क्या, इसको बोला जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एन अपॉर्चुनिटी, मोबिलाइजिंग द रिसोर्सेज, क्रिएटिंग वैल्यूज एंड टेकिंग रिस्क टू स्टार्ट ट्रेड रन बिजनेस। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटर, यानी कि एंटरप्रेन्योर अपने आप में एक इनोवेटर होता है जो अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करता है, कैलकुलेटेड रिस्क को लेता है, ऑर्गेनाइज करता है रिसोर्सेज को, और वैल्यू को क्रिएट करता है, और वैल्यू को क्रिएट करने के बाद जॉब्स को क्रिएट करता है। यानी कि अपने आप में एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इनोवेटर होता है जो किसी भी अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा रिसोर्सेज को, अलोंग विद वो क्रिएट करेगा वैल्यूज एंड जॉब्स, वो क्या होगा, आपका एंटरप्रेन्योर होगा। समझ में आया? तो एंटरप्रेन्योर के ऊपर अगर आपको सवाल आए, आपके एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन आए, तो कुछ इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, रेलिवेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में सोसाइटी के हर एक सेगमेंट के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, अब ऑब्वियस सी बात है, एक बिजनेस बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं वो कंट्रीब्यूट करेगा देश की जीडीपी के अंदर, जितनी ज्यादा अर्निंग उतना ज्यादा जीडीपी के अंदर वो कंट्रीब्यूट करने वाला है। जैसे इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, अब कोई भी बिजनेस बड़ा होगा तो मैन पावर की जरूरत होगी, तो वहां पे जॉब्स क्रिएट होंगे। दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप क्या करता है, इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, इनोवेशन एंड जो क्रिएटिविटी है, यानी कि नई नई प्रोडक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें हम क्या करते रहेंगे, इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। बताया ना, आपको क्या करना है, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटी, आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग क्या कहते हैं, वेल्थ क्रिएशन, इनहांस लिविंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियस सी बात है, वेल्थ क्रिएशन और इनहांस होगा ऑटोमेटिकली लिविंग स्टैंडर्ड। रीजनल डेवलपमेंट की बात कर लीजिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात कर लीजिए, सोसाइटी डेवलपमेंट की बात कर लीजिए। सोसाइटी डेवलपमेंट जैसे आप लोग किसी भी एक सोशल प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, उसके ऊपर आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स बेसिक चीजें हैं, जिनको अगर आप लोग एक बार रीड भी कर लेंगे तो आपके दिमाग में रह जाएंगे, और आप लोग आराम से अपने एग्जामिनेशन के अंदर इन तमाम चीजों को लिख के आ सकते हैं। रेलिवेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन होता है, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, आगे वेल्थ जनरेशन, रीजनल डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड द आप लोग क्या कह सकते हैं, सोशल डेवलपमेंट। ये तमाम चीजें किसकी इंपॉर्टेंस है, एंटरप्रेन्योरशिप की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। भी यहाँ पे देखिए अलग से सवाल पूछता है, बिजनेस एंड द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एज ए अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। ये हमने अभी भी बताया कि जब भी आप लोग किसी भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी को, और क्रिएट करना पड़ता है एक प्रॉफिट ओरिएंटेड वेंचर, जहां पर हम लोग मल्टीपल स्टेप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, अभी पढ़ा। ठीक है ना, मोबिलाइज करते हैं रिसोर्स को, अभी पढ़ा। हम क्या करते हैं, बिजनेस प्लानिंग करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और वैल्यू क्रिएशन करते हैं। ठीक है ना, और फाइनली हम लोग एक अपने वेंचर को स्टार्ट करते हैं, और उसको हम लोग प्रॉफिटेबल बनाते हैं। समझ में आया? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, जो पिछली स्लाइड के अंदर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ये पूरा एक प्रोसेस है। इस तरीके से कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप का अपना एक प्रोसेस होता है, जिसके थ्रू हम लोग किसी भी वेंचर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसा छोटा सवाल भी आ जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। देखिए, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मतलब वो एंटरप्रेन्योर जो फोकस करते हैं किसी सोशल, इन्वायरमेंटल या कम्युनिटी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए थ्रू देयर इनोवेशन, यानी कि वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आएंगे। किससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी, या तो वो प्रॉब्लम आपकी सोशल होगी, आपको थोड़ा याद रखना है, प्रॉब्लम कैसी होगी, या तो सोशल होगी, या प्रॉब्लम आपकी इन्वायरमेंटल होगी। क्या होगी, आप लोग क्या कह सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम कैसी है, इन्वायरमेंटल है, या आपकी प्रॉब्लम कैसी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी प्रॉब्लम कम्युनिटी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कम्युनिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो सकती है। इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक एंटरप्रेन्योर लेके आएगा। किसके थ्रू लेके आएगा, वो अपने इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आएगा बाय देयर प्रोडक्ट और सर्विस। उसको क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और कहीं ना कहीं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मेन ऑब्जेक्टिव माय डियर फ्रेंड्स, पॉवर्टी को रिड्यूस करना होता है, हेल्थ को इंप्रूव करना होता है,
एजुकेशन प्रोवाइड करना होता है, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन होता है एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। समझ में आया? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहाँ पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और दूसरे उस बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर केवल एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पे प्रॉफिट इज नॉट ए गोल, आवर गोल क्या होता है? सोशल वैल्यू। समझ में आया? यहाँ पे हमारा गोल क्या होगा? सोशल वैल्यू क्रिएट करना है, प्रॉफिट क्रिएट करना नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप लोग एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे अगर आप लोग सेल्को की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में। ये एक ऐसा सोलर एनर्जी रूरल एरिया के अंदर ऐसा एक आप वेंचर कह सकते हैं, ठीक है ना। या फिर आप लोग अक्षय पात्रा की बात कर सकते हैं, मिड डे मील, जिसको आप लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं ना। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी के अंदर आती हैं, सोसाइटी से जुड़ी हुई, सोशल इन्वायरमेंटल या कम्युनिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें यहाँ पे अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू करना होता है, ठीक है। तो ये भी सवाल अक्सर एग्जाम के अंदर आ जाता है और ये दोबारा से रिपीट हो गया है कि क्या एंटरप्रेन्योरशिप एज एन अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं। हमें किसी भी प्रॉब्लम को या अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है, उसकी जरूरत को नीड की जरूरत को अंडरस्टैंड करना है, एक इनोवेटिव सॉल्यूशन तैयार करना है, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना है, इंप्लीमेंट करना है और उस बिजनेस को स्केल करना है और इवेलुएट करना है उसके इंपैक्ट को। समझ में आया? तो ये सिंपल सा है, एंटरप्रेन्योरशिप इज ए फंडामेंटली द आर्ट ऑफ टर्निंग प्रॉब्लम इनटू द अपॉर्चुनिटी। काफी इंपॉर्टेंट, अच्छी और बेहतर लाइन है, इसको आप लोगों को जरूर लिख के आना है एग्जाम के अंदर कि एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी कलाकारी है जहां पर हम लोग क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के अंदर टर्न कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? ये आपका टर्निंग प्रॉब्लम इनटू द अपॉर्चुनिटी, द आर्ट ऑफ टर्निंग प्रॉब्लम इनटू द अपॉर्चुनिटी इज कॉल्ड द एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है, ये बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने समझने वाली भी बात नहीं है। एक बार आप लोग रीड करेंगे, थोड़ा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो काम बन जाएगा, बस इतना ही आपको पढ़ना है। क्योंकि आपके पास फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 2 और भी सब्जेक्ट है, एक आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसके अंदर आपको भर भर के टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ पे कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, ये केवल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इनको आप लोग पढ़ के भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ऐसा नहीं होगा, बिजनेस लॉ भी आपके लिए नया सब्जेक्ट है, जिसके अंदर अलग अलग क्लोजेस वगैरह और आप लोग सेक्शन वगैरह पढ़ते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये बिल्कुल आसान है, जस्ट लाइक आपके 11th 12th के अंदर आपने बिजनेस सब्जेक्ट पढ़ा था, वैसा ये सब्जेक्ट है, बस नाम बदला गया, थोड़ा एडवांस कर दिया गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझना है। लास्ट एंड फाइनल टॉपिक पर आ गए हैं जिसका हमें रिवीजन करना है। एमएसएमई की बात करेंगे। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? एमएसएमई आप सभी ने सुना होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। अब एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ये कैटेगरी आती है मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, 3 कैटेगरियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एमएसएमई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप माइक्रो कैटेगरी के अंदर किसको रखेंगे? जिस बिजनेस के अंदर जहां पर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक माने 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 करोड़ से कम होना चाहिए, और यहाँ पे जो आपका टर्नओवर है वो कितना हो, 5 करोड़ हो, तो वो बिजनेस के या एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के कैटेगरी में जाएगा, माइक्रो में जाएगा। अगर आप लोग स्मॉल की बात करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ तक हो, यानी कि 10 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, तो किस में आएगा? स्मॉल में आएगा। और अगर आप लोग मीडियम की बात करते हैं तो मीडियम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ रखा गया है, आपका टर्नओवर 250 करोड़ रखा गया है। टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा ना हो, आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो आप लोग मीडियम कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा समझना है। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए और टर्नओवर कितना होना चाहिए, बस इतनी बातें आपको लिखनी है। और एक छोटी सी ये लाइन भी आप लोग लिख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, अच्छा लगता है, वैसे नंबर आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग टू द एमएसएमई। एमएसएमई के अकॉर्डिंग अगर आप लोग एमएसएमई के लिए बात करते हैं तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज हैं जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। जैसे की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की अगर आप लोग बात करते हैं, एमएसएमई मिनिस्ट्री हो गया है। अगर आप लोग दूसरी बात करें, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, SIDBI जिसको आप लोग कहते हैं। आगे आप लोग कह सकते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री हो गया है कमीशन, जिसको KVIC के नाम से जानते हो। आगे आप लोग नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन हो गया है, NSIC की बात करते हो। डायरेक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स की बात कर सकते हो, DIC हो गया है, ठीक है। तमाम ऐसी इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो MSME से जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग मेजर गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कुछ मेजर गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सप्लेन करो, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो आप लोग बात कर सकते हैं उद्यमी रजिस्ट्रेशन,
जो ऑनलाइन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। आप लोग क्रेडिट गारंटी फंड की बात कर सकते हैं, कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करता है। आप लोग पीएमईजीपी की बात कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए होता है। मुद्रा योजना की बात कर सकते हैं, स्टैंड अप इंडियन स्कीम की बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड फंड स्कीम की बात कर सकते हैं, टीयूएफ जिसको आप लोग बोलते हो, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि एमएससी सीडीपी की बात कर सकते हैं, और आगे लास्ट एंड फाइनल स्किप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मेजर गवर्नमेंट स्कीम है जो कहीं ना कहीं आपकी एमएसएमई से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ ज्यादा आपको जोड़ तोड़ और दिमाग लगाने की यहाँ पे जरूरत है नहीं। ठीक है ना। अब यहाँ पे मेजरली जो आपकी गवर्नमेंट की स्कीम है वो कहाँ कहाँ पे फोकस करती है ये भी देख लीजिए। सबसे पहला फोकस इनका होता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस करने में आसानी हो, फाइनेंस एक्सेसिबल हो, डिजिटलाइजेशन हो, आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन किया जाए, या आप लोग टेक्नोलॉजी अडोप्शन की बात कर सकते हैं, इनोवेशन एंड द इंक्यूबेशन की बात कर सकते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिलेइंग पेमेंट की बात कर सकते हैं। इन तमाम चीजों के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्या होता है, फोकस होता है। ठीक है, तो बहुत बेसिक बेसिक चीजें थी, कोई आपको रॉकेट साइंस यहाँ पे देखने को नहीं मिली, बहुत बेसिक सा आपका यूनिट है। 18 नंबर फ्री के हैं, एक बार आपने इस वीडियो से रिवीजन कर लिया तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर के अंदर रहने वाली है। कुछ कुछ आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो गया है, थोड़ा बहुत आप लोगों को भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है, क्योंकि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो आप आराम से अपने पेपर को टैकल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वाला वन शॉट आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, लकी